हाय बच्चों, मैं अश्विनी सिंह यादव गीत गोविंद एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग आपके बीच में लेके आए हैं कक्षा 10 का गणित, जो कि हमारा इसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम आप लोगों के बीच में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जहां से वास्तविक संख्या के बारे में हमको पता चलेगा। तो हम सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी बात कर लेंगे कि गणित होती क्या है। तो बच्चों, गणित विषय की परिभाषा हम आप लोगों को बताते हैं। गणित वह विषय है जिसके माध्यम से हम बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास कर सकते हैं। अगर कहें कि गणित क्या होती है, तो गणित बच्चों के तार्किक विकास के लिए बहुत अहम रोल निभाती है, और गणित के ही द्वारा हम अपने तार्किक चिंतन को, अपने सोचने की क्षमता को, अपने कार्य करने की क्षमता को अधिक कर सकते हैं, अपने मानसिक विकास को बढ़ा सकते हैं। तो हम गणित आज पढ़ेंगे कक्षा 10 की, जिसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे एकदम बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या से पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो हम लोग नंबर सिस्टम को मतलब संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति क्या होता है? संख्या पद्धति कहते किसको हैं? संख्याओं की एक निश्चित प्रणाली जो होती है उसी को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं की एक निश्चित प्रणाली को संख्याओं की एक निश्चित प्रणाली को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, अब निश्चित प्रणाली का मतलब क्या हुआ? एक निश्चित क्रम होता है। जैसे हम अगर गिनना शुरू करते हैं तो हम एक निश्चित क्रम में गिनते हैं, या तो उसको बढ़ते क्रम में गिनेंगे या तो घटते क्रम में गिनेंगे। अगर संख्या हमारी 0 से शुरू हो रही है तो हम उसको बढ़ते क्रम में जाएंगे, तो 0 से 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे। इस तरह से हमारा क्रम क्या होगा? बढ़ता रहेगा। लेकिन वही क्रम अगर हमारा घटता हुआ क्रम देखें तो जैसे 0 से ही स्टार्ट करते हैं तो हमारा -1 है, -2 है, -3 है, या क्या है, हमारा क्रम को और कम करता जा रहा है। तो यह प्रणाली है एक, जिसमें कि हम या तो आगे जाएंगे या तो पीछे जाएंगे। तो ये था हमारा संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे? तो हम संख्या पद्धति को पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारा पहला पार्ट होता है, यहाँ से हम संख्या पद्धति को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। हमारा पहला पार्ट होगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा पार्ट होता है हमारा काल्पनिक संख्या। दूसरा पार्ट होता है हमारा काल्पनिक संख्या। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ये कहा जाए कि एक परिवार है, ठीक ना, उस परिवार के मुखिया का नाम है, जैसे एक परिवार है जिसमें पिता का नाम क्या है? संख्या पद्धति। ठीक, अब पिता का नाम संख्या पद्धति है, जिनके 2 बच्चे हो गए और पहले बच्चे का नाम रख दिया गया वास्तविक संख्या। तो ये हमारी है वास्तविक संख्या, और दूसरे बच्चे का नाम हम रख दिए काल्पनिक संख्या। अब देखिए कि हमारे पास काल्पनिक संख्या को हम यहीं पे छोड़ देंगे। जैसे होता था ना पुराने समय में कि कोई घर का एक सदस्य की शादी नहीं होती थी, तो उसी तरह से हम मान लेते हैं कि इसकी शादी नहीं हुई है, तो ये बेचारा अकेले रह गया, इसका परिवार नहीं बढ़ा। अब आते हैं हम वास्तविक संख्या पे। तो वास्तविक संख्या के हम 2 पार्ट करते हैं। 2 बच्चे हुए, जैसे 2 पार्ट हो गए इसके। पहला हो गया हमारा परिमेय संख्या। पहला क्या हो गया? परिमेय संख्या। और दूसरा हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ से हमारे पास देखिए परिमेय और अपरिमेय 2 मिल गए। अब परिमेय के बाद हम अपरिमेय संख्याओं को फिर से करेंगे, तो अपरिमेय को हम छोड़ देंगे, फिर आएंगे परिमेय पे। तो यहाँ से देखिए परिमेय पे आने के बाद
हम लोग जो सिस्टम है हम लोगों का, हम लोग पढ़ते हैं क्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, नेचुरल संख्या, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आप लोगों को कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं। देखिए हम इसको दो भाग में बांटते हैं। एक बांटते हैं पूर्णांक, एक भाग बांट देते हैं पूर्णांक संख्या का, और दूसरा भाग बांट देते हैं दशमलव का, दशमलव का। अब इसके बाद पूर्णांक संख्याओं को हम बांटेंगे दो भागों में। पहला भाग हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या और दूसरा भाग हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। अब हमारे पास इस तरह से मिल गया। तो देखिए हमारा जो है, हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं, परिमेय संख्या पढ़ते हैं, अपरिमेय पढ़ते हैं। इसके बाद हम वास्तविक संख्या पे आते हैं। तो ये हमारा क्रम हो गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें कि हमारा जो नंबर सिस्टम है इसमें कैसे चलता है। तो इसको हम लोग संख्या रेखा का नाम सुने होंगे। तो पहले सबसे पहले हम संख्या रेखा पे चलते हैं। यह हमारा एक संख्या रेखा है, ठीक। इस पे जो होती है हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। जो जीरो के दाहिने साइड क्या होता है, +1 2 3 4 5 6 7 अप टू डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाता है। उसी तरह से जीरो के इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू डॉट डॉट इन्फिनाइट माइनस तक जाता है। तो यह हमारा संख्या पद्धति में नंबर लाइन है, ठीक ना, संख्या रेखा है। संख्या रेखा पे हमको इन संख्याओं को मिल गया। अच्छा चलिए हम शुरू करते हैं। यह देखिए प्लस और माइनस दोनों संख्याएं हैं, ठीक ना। यह अगर इसकी बात किया जाए तो यह हमारी वास्तविक संख्याएं हैं सभी। यह सभी क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसमें देखिए इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो 1/2 भी होगा। इन दोनों के बीच में 1.5 होगा। इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/2, ठीक। अगर इस 0 के और 1 के बीच में देखा जाए तो 1/2 लिख सकते हैं। तो यह सारी संख्याएं भी इसमें मिलती हैं, इसी नंबर रेखा पे मिलती हैं, इसी लाइन पे हैं, ठीक। तो हम बात करेंगे आज, सबकी बात करेंगे, दशमलव की, पूर्णांक की। तो चलिए हम सबसे पहले करते क्या हैं कि यहाँ से 1 से शुरू करते हैं, और ये जो संख्याएं हमको दिख रही हैं दशमलव को छोड़ के 1 से शुरू करते हैं और इस सभी संख्याओं को उठाना शुरू करते हैं। तो यहाँ 1 से शुरू करके जितनी संख्याएं मिल रही हैं 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक, अनंत तक जितनी भी संख्याएं मिल रही हैं यह एक निश्चित क्रम में है। यह देखिए ये हमारी गिनती की संख्याएं हैं, ठीक। और गिनती की संख्याएं जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी, हमारी गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, 0 को छोड़कर, ठीक। अब देखिए कि इसमें हमारे पास 2 प्रकार की संख्याएं मिल रही हैं। वैसे तो हमारे पास संख्याएं 3 हैं, लेकिन सबसे पहले हम 2 प्रकार की संख्याओं पे बात करेंगे। तो देखिए एक हमारा मिल रहा है ऐसी संख्याएं 2 4 6 8 जो कि 2 से विभाजित हो जाएंगी, जिसमें 2 से भाग लग जाएगी पूर्णतः, ठीक। जैसे देखिए अगर 2 को हम 2 से विभाजित करते हैं तो एक बार में विभाजित हो जाएगा। 4 को अगर 2 से विभाजित करते हैं तो 2 बार में विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसी संख्याएं मिल रही हैं जो कि 2 से विभाजित हैं, जैसे 2 4 6 8 10 अप टू डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, अनंत तक मिलेंगी, ठीक। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उनको हम कहते हैं सम संख्या। उनको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। इसके बाद
इन संख्याओं को संख्या जो हमारी संख्या है सम संख्या, इसको छोड़ दिया जाए, 2 4 6 8 को छोड़ा जाए तो देखिए हमारे पास क्या मिल रहा है, 1 3 5 7 9 इस तरह से मिलता जाएगा। क्या मिलेगा हमको, 1 3 5 7 9 11 अप टू डॉट डॉट इन्फिनाइट टाइम तक मिलेगा। तो यह जो संख्याएं हैं, यह जितनी संख्याएं मिली हैं, यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होती। अगर इन संख्याओं में 2 से भाग दिया जाए तो कुछ शेष बचेगा, या तो फिर दशमलव में वैल्यू आएगी। ठीक, तो इस तरह की संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं, विषम संख्या। इन तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक, तो आप लोगों को सम संख्या और विषम संख्या समझ में आ गई होगी। अब प्राकृतिक संख्या में एक चीज और आती है, हम जिसको कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं चलिए पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसके बाद बात करेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात पहला गुणनखंड 1 होगा और दूसरा गुणनखंड वह संख्या खुद होगी, संख्या स्वयं होगी, तो वह क्या कहलाएंगी, संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। इन्फिनाइट टाइम तक ये संख्याएं, अनंत टाइम तक ये संख्याएं हमको मिलेंगी। यह संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। इन किसी भी संख्या को हम 2 से अधिक गुणनखंडों में विभाजित नहीं कर सकते। हमको क्या मिलेगा, जैसे हम 2 को अगर देखते हैं तो 2 में हम किसकी भाग दे सकते हैं, या तो 1 से दे सकते हैं या फिर 2 से दे सकते हैं। इसके सिवा किसी और संख्या से भाग दे सकते हैं तो नहीं दे सकते। अगर 3 को लिया जाए तो 3 में हम किससे भाग दे सकते हैं, 1 से भाग दे सकते हैं या फिर 3 से भाग दे सकते हैं। इसके सिवा कोई और संख्या है जिससे भाग दिया जा सकता है, तो आप कहेंगे कि नहीं, कोई संख्या नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास संख्याएं मिलती हैं। जैसे देखिए 41 है, 41 एक संख्या है, यह बताइए अभाज्य है कि भाज्य है, बताइए। तो इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये संख्या किससे विभाजित हो रही है। तो यहाँ पे 1 के सिवा 2 3 4 5 6 ये सारी चीज़ें पढ़ने को है हमको। तो इसमें से हमको क्या मिला कि 1 और 41 के सिवा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे कि यह कट रही है। ठीक, तो इस तरह से हमको क्या मिल गए, अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। ठीक, अब बात करते हैं, अभाज्य संख्या हो गई, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई। अब बात करेंगे हम पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या होती हैं गिनती की वे सभी संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या गिनती की सभी संख्याएं जिसमें 0 भी शामिल होता है, जिसमें 0 भी शामिल होता है, पूर्ण संख्या कहलाती हैं।
कहलाती हैं। जैसे गिनती की हमारी कौन सी संख्याएं थी? जब प्राकृतिक संख्या हम पढ़ा रहे थे, बता रहे थे आपको, तो बताया कि 1 2 3 4 5 6, गिनिए हमारे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कहाँ तक? अनंत तक क्या मिलेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक? अनंत तक मिलेंगी। यह तो हमारी गिनती की संख्याएं थी, लेकिन क्या कह रहा है? हमारी डिफिनीशन कह रहा है कि गिनती की सभी संख्याओं जिसमें शून्य होता है वह पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो हमारे पास पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 1 2 3 4, इस तरह से गिनते चले जाएंगे हम कहाँ तक? अनंत तक। तो यह क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो इस तरह से पूर्ण संख्या हो गया। अब इन सभी संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, ठीक, तो ये सभी पूर्ण संख्याएं हो गई। अब इसके बाद बात आती है कि हमने देखा कि यह जो संख्या रेखा है, ठीक, 0 के इधर हमको मिल रहा था क्या? धनात्मक। 0 के इधर क्या मिला? धनात्मक संख्याएं मिल रही हैं। 0 की इधर क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं। और 0 के इधर क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक, तो जब हम ऋणात्मक संख्याओं और धनात्मक संख्याओं को एक साथ ले लेते हैं तो वह हमारा होता है पूर्णांक संख्या। ठीक, क्या होता है? पूर्णांक संख्या। क्या है? सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं, जब हम धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ रखते हैं तो वह समूह पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसका मतलब कि देखिए हमारी धनात्मक संख्याएं क्या थी? 1 2 3 4 5, इस तरह से था। 1 से लेके अनंत तक हम किस दिशा में गए? धनात्मक दिशा में, मतलब हम बढ़ते हुए गए। जब 0 से इधर आए तो क्या था हमारा? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऐसे आया। कहाँ तक? ऋण अनंत तक आया। तो जब हम इन दोनों संख्याओं को, ऋणात्मक संख्याओं को और धनात्मक संख्याओं को, दोनों संख्याओं को एक साथ लेते हैं, एक समूह में रखते हैं, तो यह कहलाता है हमारा पूर्णांक संख्या। तो इस तरह से हम समझ गए पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या जो होती है, इनके बीच में देखिए कुछ बच जाता है। जैसे अगर हम 1 और 2 को तो हम ले लिए, इसके बीच में भी अभी बहुत सारी संख्याएं बची हुई हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में देखा जाए तो 1.5 बचा हुआ है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं इसमें बची हुई हैं इनके बीच में। तो इसको हम कहते हैं क्या? दशमलव संख्या। इनको क्या कहते हैं? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 या 3/2, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा अगर 1 और 0 के बीच में देखा जाए तो 1/3, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.333 आ रही है, ऐसे आती चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो संख्या है, यह देखिए हमको दशमलव के फॉर्म में मिल रही है। ठीक, तो हम इसको मिटाएंगे, आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, नोट नहीं करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे
दशमलव संख्या के बारे में और इसके बाद हम आएंगे परिमेय संख्या। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हो गया पुश कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दशमलव संख्या की। तो दशमलव संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनकी पूर्णतः भाग नहीं जाती। जैसे अगर 3 में हम 2 की भाग दे रहे हैं तो एक बार तो भाग पूर्ण रूप से जा रही है, उसके बाद जो हमारा एक शेष बच रहा है उसमें जब हम 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो 1.5 यह क्या है? दशमलव संख्या है। इसको हम 3/2 के रूप में लिख लिए हैं और यही 3/2 जो होता है आगे चल के हमको परिमेय संख्या के उदाहरण के रूप में मिलेगा, परिमेय संख्या के उदाहरण के रूप में मिलेगा। तो हम अब बात करेंगे परिमेय संख्या की। ठीक, तो हमारा परिमेय संख्या शुरू होता है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, पहले इसके बारे में इसकी परिभाषा जानते हैं। परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या क्या है? तो हम परिमेय संख्या जानते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है, लिखेंगे परिभाषा, वह संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q कैन नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान जो है वह 0 नहीं होता, 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात एक ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, एक ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें यह जो Q का मान है वह 0 नहीं होना चाहिए। 0 के सिवा कोई भी इंटीजर रख दीजिए, आप कोई भी पूर्णांक संख्या रख दीजिए, लेकिन आप क्या नहीं रखेंगे? 0 नहीं रखेंगे उसमें। तो 0 को इसमें शामिल नहीं करना है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, जैसे इसके उदाहरण की बात करते हैं। जैसे में लिखेंगे 3/4। देखिए 3/4 में इसमें जो है यह क्या हो गया? इसको हम कहते हैं हर, और इसको नीचे वाले को कहते हैं, और ऊपर वाले को कहते हैं अंश, और नीचे वाला जो होता है हमारा हर होता है। ठीक, तो किसी भी परिमेय संख्या में हमारा जो हर है यह 0 नहीं होना चाहिए, यह 0, यह कैन नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये कांट डिफाइन, अपरिभाषित हो जाएगी, इसको हम फिर परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक, तो अब हम और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमारा 1 है, तो अगर यह 1 है तो यह परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय संख्या? बात करेंगे इस पे। तो अगर हम 1 लिख दें, 5 लिख दें, 2 लिख दें, 7 लिख दें, तो यह जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होंगी, ठीक, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होंगी वह क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। क्यों परिमेय होंगी? क्योंकि सभी के बटा में हम 1 लिख सकते हैं, और अगर हम इसके बटा में 1 लिख रहे हैं तो कह रहा है कि हर कैन नॉट इक्वल टू 0, हर क्या होगा? 0 नहीं होना, 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है। ठीक, तो यह सभी क्या है? हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम एक संख्या लिख रहे हैं, 0 हमारी क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? 0 हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय संख्या होगी? सोच के आप बताइए। इसके बाद हम इसको बताएंगे कि क्या है ये। तो 0 बात करेंगे बेटा, तो 0 क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। 0 परिमेय संख्या क्यों होगी? अब कहोगे आप लोग के सर 0 कैसे परिमेय संख्या होगी? तो 0 इसलिए परिमेय संख्या होगी क्योंकि हम 0 के बटा में 1 लिख सकते हैं, 0 के बटा में 1 हम लिख सकते हैं। तो हमारा अंश कुछ भी हो, लेकिन हर हमारा
शून्य नहीं होना चाहिए। तो 0 हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम इसी संख्या को अगर 1/0 लिख दें, अगर हम 1/0 लिख देंगे तो यह क्या होगा, 0 यह हर जो है हमारा 0 हो गया और यह 0 नहीं होना चाहिए। अगर यह 0 नहीं होगा तब यह परिमेय संख्या होगी। अगर 0 हो जाएगा तो इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक, तो आप लोगों को उम्मीद है कि परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। चलिए, तो परिमेय संख्या समझ में आ गई, तो अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्याओं की। ठीक, अच्छा, परिमेय संख्या में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और कि परिमेय संख्या अगर हमको मिल रही है तो इसमें हमको दशमलव के रूप में 2 संख्याएं मिलेंगी, दशमलव के रूप में संख्या मिलेगी। ठीक, तो दशमलव की बात कर लेते हैं हम। परिमेय संख्या को तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसकी वैल्यू की अगर बात की जाए, ठीक, तो इसमें हम थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे यहीं पे आप लोगों को। परिमेय संख्या के साथ साथ आप लोगों को बता देते हैं सतत और असतत, जो दशमलव की हमारी वैल्यू होती है, सतत दशमलव और असतत दशमलव। तो हम पहले बात करेंगे सतत दशमलव की। सतत दशमलव, सतत दशमलव क्या होता है? सतत होता है वे दशमलव के बाद अगर किसी संख्या की वैल्यू लगातार आ रही है, ठीक, तो वह सतत दशमलव होगा। ठीक, तो जैसे देखिए, अगर हम बात करें 1/3 की, ठीक, 1/3 की, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, 1/3 है, इसकी वैल्यू आएगी 0.3333। यह क्या है हमारा, देखिए इस तरह की वैल्यू आती है। तो अगर हमारी वैल्यू इस तरह से रिपीट हो रही है, एक ही वैल्यू बार बार आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सतत दशमलव। ठीक, क्योंकि यह वैल्यू हमारी लगातार आ रही है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। और इसको लिखेंगे 0.33। जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है तो हम क्या करते हैं कि उस संख्या पे बार लगा देते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ रेखा खींच देते हैं, इसको हम कहते हैं बार। और यह जो संख्या है यह 0.3 पर बार का मतलब होता है कि यही संख्या रिपीट हो रही है, बार बार चल रही है। ठीक, और असतत दशमलव क्या होता है, असतत दशमलव, असतत दशमलव क्या होता है, तो असतत की बात करेंगे तो जैसे अगर भाग पूर्णतः लग जाती है, ठीक, अगर भाग पूर्णतः लग जाती है, जैसे 1 में हम 2 की भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और यह क्या होगा, कंप्लीट भाग लगी, पूर्ण रूप से भाग लगी, इसके बाद कोई संख्या हमको नहीं मिलेगी, तो यह कहलाती है क्या, असतत दशमलव। ठीक, तो यह समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करेंगे हम अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या की बात करेंगे तो अपरिमेय संख्या जैसे संख्या रेखा पे कुछ ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो कि हम इस तरह से लिखेंगे, करनी में 2 हो गया, करनी में 3 हो गया, करनी में 5 हो गया। तो ये जो संख्याएं हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की बात करेंगे हम, तो परिमेय संख्या में हम लोग लिख रहे थे p/q के रूप में, लेकिन यहाँ पे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि p जो होगा हमारा एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, p जो होता है हमारा एक पूर्णांक होना चाहिए, वो भले से 0 हो चाहे -1 हो। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है यह कह रहा है करनी में 2, और करनी में 2 एक पूर्णांक नहीं है। ठीक, तो करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, ये जितनी भी संख्या हैं यह क्या है, पूर्णांक नहीं है। और जब यह संख्याएं पूर्णांक है नहीं तो इनको p/q के रूप में हम लिखेंगे नहीं। तो इसके साथ ये बांध होता है कि यह संख्या करनी में नहीं होनी चाहिए। अगर संख्या करनी में नहीं रहेगी
तो उसको हम P बटा Q के रूप में लिखेंगे, और P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो वह संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन जब हम इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो वह संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इस तरह से हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्या खत्म हुई। अब बात आती है कि जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ रखते हैं तो हमारी बनती है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या हो गई? वास्तविक संख्या क्या हो गई? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह, अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता या कहलाती है। ठीक, तो अब हमारे पास वे संख्याएं भी हो गई जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और वे संख्याएं हो गई जिनको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, कैन नॉट राइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट। तो अगर हम जब नहीं लिख सकते तो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर P बटा Q के रूप में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। और इन दोनों संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो इस तरह से हमारी वास्तविक संख्या हो गई। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। जब हम आप लोगों को बता रहे थे